फिल्म की शुरुआत होती है एक थाईलैंड की जेल से, जहां ली अपनी अकल का यूज करके छुपी हुई प्लानिंग कर रहा होता है। वो दीवार से पेंट निकालकर पानी में मिला के और बुक के अंदर छुपा कर रखे फेदर के टिप से एक ड्राइंग बना रहा होता है। साथ ही वो एक नकली स्टैंप भी तैयार करता है, जिसे वो एक एनवेलप पर लगा देता है। उसी वक्त गार्ड सेल्स के बाहर घूम रहा होता है, कैदियों से पूछता है कि किसी को घर चिट्ठी भेजनी है या नहीं, लेकिन लेटर सिर्फ उनसे लेता है जो उसे रिश्वत देते हैं। जैसे ही गार्ड ली के सेल तक पहुंचता है, तभी पास का एक कैदी जानबूझकर हंगामा खड़ा कर देता है। गार्ड का ध्यान उधर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ली अपना एनवेलप चुपके से गार्ड के बैग में डाल देता है। गार्ड जैसे ही वहां से निकलता है, ली उस कैदी को शुक्रिया कहता है और पता चलता है कि ये सब एक प्लान्ड डिस्ट्रैक्शन था। तभी अचानक एक और गार्ड आता है और ली को सेल से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। वो बताता है कि ली को अब थाईलैंड से हांगकांग एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। ली के चेहरे पर कोई शौक नहीं होता, जैसे वो पहले से ही इस मूवमेंट के लिए तैयार हो। हांगकांग जाते हुए ली डिटेक्टिव हो के साथ पुलिस कॉन्वॉय में बैठा होता है। सफर के दौरान वो हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, जैसे हर शख्स को पढ़ रहा हो। पुलिस स्टेशन पहुंचकर डिटेक्टिव्स एक पुराने केस की फाइल्स खोलते हैं जो सालों से अनरिजॉल्व पड़ी हुई होती हैं। उन्हें याद आता है कि 2 साल पहले कनाडा के एक हाईवे पर आर्मर्ड ट्रक गार्ड्स का मास मर्डर हुआ था, जहां 7 लोग मारे गए थे। कुछ महीने बाद गोल्डन ट्रायंगल में मर्लिन गुरिल्ला पर अटैक होता है, जिसमें 82 लोग मर जाते हैं और 157 लोग जख्मी होते हैं। पिछले साल एक प्रिंटिंग मिल में मर्डर के साथ आग लगने का केस आता है और बाद में एक होटल में एक कॉप और एक आर्ट डीलर की लाशें मिलती हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि ये सारे मर्डर्स एक इंटरनेशनल काउंटरफीट सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इस गैंग के लगभग सारे मेंबर्स या तो मर चुके हैं या गायब हो गए हैं। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, एक ली और दूसरा उसका बॉस, जिसे सब पेंटर के नाम से जानते हैं। पेंटर का असली चेहरा, नाम और लोकेशन सब मिस्ट्री है। पुलिस के पास सिर्फ कनाडा में ली गई उसकी एक ब्लरी सी फोटो है। जब ली से पेंटर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, ली डर जाता है और कहता है कि अगर उसने कुछ बोला तो उसे मार दिया जाएगा। वो अचानक रोने लगता है, बिल्कुल टूट सा जाता है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, ऑफिस हिला देता है और छत का हिस्सा ली और पुलिस वालों पर गिर पड़ता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये कोई रियल ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ली सिर्फ ये समझा रहा था कि पेंटर कितना खतरनाक हो सकता है। हो बिल्कुल भी नहीं डरती और ये देखकर ली और ज्यादा पैनिक में आ जाता है। वो चीखने लगता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस जेल भेज दिया जाए। पुलिस एक डिटेक्टिव के साथ उसे एक सेल में ले जाती है, जहां गुस्से में आकर डिटेक्टिव उसे एक पंच भी मार देता है। थोड़ी देर बाद ली को खाना दिया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस खाने में सेडेटिव मिला हुआ है जो उसे बेहोश कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस उसके हेयर, स्किन, सलाइवा और ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट कर लेती है। जब ली होश में आता है, उसे फिर से हो के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां एक डिटेक्टिव बताता है कि ये सारे सैंपल्स होटल शूटिंग के एविडेंस से मैच हो गए हैं और अब ली पर मर्डर का चार्ज लगने वाला है। ये सुनते ही ली फिर से भड़क जाता है। वो कहता है कि ये सब झूठा एविडेंस है और पुलिस उसे डरा धमकाकर पेंटर के बारे में बुलवाना चाहती है, लेकिन वो टूटने वाला नहीं है। हो उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, तभी एक ऑफिसर आकर उसे एक जरूरी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरे ऑफिस में जाकर हो को पता चलता है कि फेमस आर्टिस्ट एवान और उसके लॉयर्स ली के लिए बेल की डिमांड कर रहे हैं। लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं कि एविडेंस काफी वीक है और क्लियरली दिख रहा है कि ली को फंसाया जा रहा है। फिर भी पुलिस उसे छोड़ने से मना कर देती है। आखिर में वो एक डील ऑफर करते हैं। अगर एवान ली को पेंटर के बारे में सच बोलने के लिए मना लेती है तो पुलिस ली को रिलीज कर देगी। इंटेरोगेशन रूम के अंदर इवॉन ली को वो डील समझाती है जो पुलिस ने रखी होती है। ली उसे याद दिलाता है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन इवॉन का दर्द ज्यादा गहरा होता है। वो कहती है कि पेंटर ने उसके फियांसे को मारा था और वो चाहती है कि कॉप्स किसी भी हाल में पेंटर तक पहुंच जाएं। आखिरकार ली सिर्फ इवॉन की मदद के लिए बात करने को मान जाता है, कैमरा के सामने बैठता है और अपनी कहानी शुरू करता है। ली बताता है कि साल 1985 में उसकी मुलाकात वैंकूवर में इवॉन से हुई थी। दोनों ही टैलेंटेड पेंटर्स थे और अपना नाम बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी पेंटिंग्स खरीदने वाला कोई नहीं होता। साल बीतते गए और लगभग 10 साल बाद हालत इतनी खराब हो जाती है कि दोनों के पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं बचते। बिल्स क्लियर ना होने की वजह से उनके घर की बिजली तक काट दी जाती है। मजबूरी में आकर ली एक आर्ट गैलरी जाता है और वहां काउंटरफीट पेंटिंग्स बनाने का डील एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो घर वापस आता है तो इवॉन और उसके मैनेजर की बातचीत सुन लेता है। मैनेजर इवॉन के आर्ट को तो यूनिक और क्रिएटिव बोलता है, लेकिन ली की पेंटिंग्स का मजाक उड़ाता है। कहता है कि वो सिर्फ दूसरे आर्टिस्ट की कॉपी करता है।
इवॉन ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होती। वो मैनेजर को क्लियरली कह देती है कि अगर वो ली को साथ में नहीं लेगा तो वो भी उसके साथ काम नहीं करेगी। उसी रात ली घर की लाइट्स ऑन करता है और बताता है कि उसने बिल पे कर दिया है क्योंकि एक गैलरी ने उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद ली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डील के पार्ट के तौर पर अगले महीने इवॉन के लिए एक सोलो एग्जीबिशन भी फिक्स हो चुकी होती है। कुछ टाइम बाद इवॉन गैलरी के वर्कशॉप में ली से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ली का नया काम आर्ट बनाना नहीं बल्कि आर्ट फोर्ज करना है। इवॉन कहती है कि ली अपनी स्किल्स को कम समझ रहा है, लेकिन ली मान चुका होता है कि नॉर्मल आर्ट से उसे अब उम्मीद नहीं रही। वो कहता है कि ये फोर्जरी का काम उसे अलग ही थ्रिल देता है। इवॉन प्यार से कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन इस रास्ते को देखकर वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। इवॉन का आर्ट शो कई दिन तक चलता है, लेकिन ली वहां आखिरी दिन ही पहुंचता है। जैसे ही वो गैलरी में आता है, वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि इवॉन ने उसकी एक पेंटिंग बिना पूछे अपनी पेंटिंग्स के साथ लगा दी होती है। इवॉन समझाने की कोशिश करती है कि कुछ कलेक्टर्स उस पेंटिंग में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, लेकिन ली तुरंत समझ जाता है कि उसकी बाकी सारी पेंटिंग्स ऑलरेडी बिक चुकी है, बस ये एक ही पीस बचा है। तभी एक आदमी, जो बाद में पेंटर के नाम से पहचाना जाता है, ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये क्लासिक आर्ट मास्टर्स की चीप कॉपी लगती है। गेस्ट्स हंसने लगते हैं, लेकिन इवॉन गुस्से में उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकती है और उसे गैलरी से बाहर निकाल देती है। ली भी उसके पीछे जाता है माफी मांगने। तभी पेंटर खुद रिवील करता है कि वो ली की एक कॉपी पहले ही खरीद चुका है। पेंटर बताता है कि उसने जानबूझकर सीन क्रिएट किया था ताकि वो ली से अकेले में बात कर सके। दोनों एक बार में जाते हैं जहां ली अपनी फोर्जिंग टेक्निक्स के बारे में बताता है, कैसे वो पेंटिंग्स को पुराना दिखाता है। तब पेंटर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो फोर्जरी के बिजनेस में है और ली को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। कहकर वो अपना कार्ड ली को दे देता है। गैलरी के अंदर वापस इवॉन अपने मैनेजर के साथ बहस कर रही होती है। मैनेजर गुस्से में होता है क्योंकि उसके हिसाब से इवॉन ने पूरा शो खराब कर दिया होता है। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अब वो शो को टोटल सोल्ड आउट भी अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि ली की पेंटिंग अभी भी बची हुई है। तभी ली गैलरी में एंटर करता है और सबके सामने अपनी पेंटिंग को आग लगा देता है। अगली सुबह ली पेंटर से खुद कांटेक्ट करता है। पेंटर उसे टीम में वेलकम करता है और तुरंत उसका पहला काम दे देता है, एक $100 का नोट रिक्रिएट करना। ये सुनते ही ली घबरा जाता है और मना कर देता है। कहता है कि ये काम बहुत ज्यादा डेंजरस है। पेंटर उसे भरोसा दिलाता है कि ये जॉब डायरेक्टली उससे लिंक नहीं होगी और कुछ राज शेयर करता है ताकि ली का ट्रस्ट जीत सके। पेंटर अपना असली नाम रिवील करता है, फक सैंग, जो हांगकांग के काउंटरफीटर्स की तीसरी पीढ़ी से आता है। वो बताता है कि उसके खानदान में आज तक कोई जेल नहीं गया क्योंकि वो हमेशा रूल्स के अंदर रहकर काम करते हैं। उसकी टीम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है और उसके बायर्स इतने पावरफुल लोग होते हैं कि वही उसके सिक्योरिटी बन जाते हैं। फिर भी ली इस काम में घुसने से मना करता रहता है, लेकिन जब ली घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इवान यूएसए शिफ्ट होने वाली है। ये बात ली का दिल बदल देती है। कुछ ही देर में वो फक सैंग के साथ थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट में होता है, जहां फक सैंग प्रॉमिस करता है कि वो इवन को वापस लाने में ली की मदद करेगा। फ्लाइट के दौरान फक सैंग जॉब के डिटेल समझाता है। वो बताता है कि यूएस गवर्नमेंट ने नया डॉलर बिल डिजाइन लॉन्च किया है, जिसमें पहले से ज्यादा डिटेल्स है, यहाँ तक कि माइक्रो प्रिंटेड वर्ड्स भी, जिससे फोर्जरी का काम और मुश्किल हो गया है। ली कहता है कि इसके लिए उन्हें बहुत ही प्रिसाइज और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्लेट चाहिए होगी। इसी वजह से फक सैंग ली की मुलाकात प्लेट मेकर याम से करवाता है। टीम में एक एडमिनिस्ट्रेटर वाह होता है और साथ ही शुम और बॉबी नाम के दो भाई होते हैं जो लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। वाह बताता है कि उन्हें कलर शिफ्टिंग इंक चाहिए होगी, जबकि याम कहता है कि स्टार्च फ्री पेपर जरूरी होगा ताकि काउंटरफीट डिटेक्टर पेन्स को चखा दिया जा सके। वो एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मल पेपर पर पेन पर्पल हो जाता है, लेकिन असली नोट्स के स्टार्च फ्री पेपर पर येलो दिखता है। फक सैंग कह देता है कि वो इन सब चीजों का जुगाड़ कर लेगा। फिलहाल वो ली को वाटरमार्क पर फोकस करने को कहता है, जो पेपर के बीच के फाइबर से बनता है और जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है। थाईलैंड पहुंचकर पूरी टीम एक छोड़े हुए वर्कशॉप में बेस बना लेती है। ली दिन रात डॉलर बिल्स के छोटे छोटे डिटेल्स पर काम करता रहता है। लेटर्स की शेप हो या फेस पर बालों की स्ट्रैंड्स, वो हर चीज को बार बार प्रैक्टिस करता है। कई दिन लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो इतना परफेक्ट रिजल्ट निकाल लेता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक रात डिनर के टाइम सब लोग एक चाइनीज पेंटिंग को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी पर पैसे लगा देते हैं। टीम के ज्यादातर लोग कहते हैं पेंटिंग फेक है, लेकिन ली तुरंत बोल देता है कि ये रियल है। वो उन्हें उसके पीछे की टेक्निक भी समझाता है। वो बताता है कि चाइनीज आर्टिस्ट्स अपनी पेंटिंग को लेयर्स में काट देते हैं और फिर भी हर लेयर में पेंट बिल्कुल सेम दिखता है।
ली बेट जीत जाता है और तब फक सैंग एक्सप्लेन करता है कि वही टेक्निक वो डॉलर बिल्स में यूज करने वाले हैं। वो कहता है कि पैटर्न को आयरन ड्रम से तब पुश किया जाएगा जब पेपर का पल्प अभी सॉफ्ट हो। जैसे ही पल्प हार्ड होगा वही पैटर्न वाटरमार्क बन जाएगा, जिसे बाद में 2 और लेयर्स के बीच सैंडविच कर दिया जाएगा। याम इस प्लान में एक और आइडिया ऐड करता है। वो कहता है कि सिक्योरिटी थ्रेड को भी बीच वाली लेयर में डाला जा सकता है। अगले कई हफ्तों तक पूरी टीम सिर्फ प्रिसिजन पर काम करती रहती है। कभी कलर्स मिक्स किए जाते हैं ताकि एग्जैक्ट शेड मिले, तो कभी याम अपनी पूरी स्किल लगाकर ऐसी प्लेट बनाता है जो मिलीमीटर के 1000वें हिस्से जितनी एक्यूरेसी से प्रिंट कर सके। आखिरकार 2 महीने और 17 प्रोटोटाइप्स के बाद उन्हें फाइनली परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। ली को याम के साथ काम करना पसंद आने लगता है और इसी दौरान वो फक सैंग के बारे में सवाल भी पूछता है। याम कंफर्म करता है कि उसके खानदान का कोई भी मेंबर कभी अरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि फक सैंग के फादर का पैसों को लेकर कुछ रशियन से झगड़ा हो गया था और वही झगड़ा उनकी मौत की वजह बन गया। एक दिन फक सैंग ली को अपनी बेटियों की फोटो दिखाता है और बताता है कि उन्हें लगता है वो सिर्फ एंटीक्स का बिजनेस करता है। फैमिली को असली सच बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी होती है, पेपर। वो पूरी कोशिश कर चुका होता है पर ऐसा पेपर मिल ही नहीं रहा होता जो पेन टेस्ट पास कर सके। तब फक सैंग अनाउंस करता है कि इसका सोल्यूशन ईस्टर्न यूरोप में मिलेगा। वहां जाकर पता चलता है कि कुछ कंट्रीज में फोन बुक्स स्टार्च फ्री पेपर पर प्रिंट होती हैं, क्योंकि वहां यूएस जैसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होती। सबसे पहले ये लोग एक ऑक्शन में जाकर एक इंडस्ट्रियल प्रिंटर खरीदते हैं। उसके बाद फक सैंग एक डिस्गाइज पहनता है, खुद को डिसेबल्ड आदमी बताता है और क्लेम करता है कि वो एक चैरिटी के लिए काम करता है जो बच्चों के लिए एजुकेशनल कॉमिक बुक्स प्रिंट करती है। वो फोन बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बॉस से मिलता है जो पहले उन्हें पेपर बेचने से मना कर देता है, लेकिन जब ली इमोशनल तरीके से कहता है कि ये सब अफ्रीका के बच्चों के लिए है, तो बॉस का दिल पिघल जाता है। कुछ ही टाइम में प्रिंटर और सारा पेपर वर्कशॉप तक पहुंच जाता है। बस कुछ ही मिनट्स में टीम एक बिल्कुल रियल जैसा डॉलर बिल प्रिंट कर लेती है। अब सिर्फ इंक का शेड थोड़ा सा एडजस्ट करना बाकी होता है। थोड़े टाइम बाद ली वैंकूवर वापस जाता है, सिर्फ अपनी की छोड़ने के लिए। वो की डेस्क पर रख देता है क्योंकि वो यूएन से मिलना नहीं चाहता। वापस आते वक्त कार में फक सैंग ली को कावर्ड कह देता है। वो उसे याद दिलाता है कि यूएन का जो शो इतना सक्सेसफुल हुआ उसका नाम उसी पेंटिंग पर रखा गया है जो ली ने जला दी थी। गाड़ी के अंदर आर्ग्यूमेंट तेज हो जाता है और गुस्से में फक सैंग कार रोक देता है। वो ली पर चिल्लाता है, कहता है कि यूएन को छोड़ना असल में खुद को छोड़ना है। तभी अचानक फक सैंग गाड़ी से उतरता है, मास्क पहनता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीट पर बैठते ही ली को एक बुलेट प्रूफ वेस्ट और एक एक्स्ट्रा गन मिलती है। सामने रोड के बीच एक आर्मर्ड कार खड़ी होती है। जैसे ही एक गार्ड उन लोगों को देखता है वो फायरिंग शुरू कर देता है। ली घबरा जाता है, जल्दी से वेस्ट पहनता है, जबकि फक सैंग बिना रुके वापस फायरिंग करता है और एक गार्ड को तुरंत मार गिराता है। लेकिन बाकी गार्ड्स गिरते नहीं, इसलिए दूर से उनकी टीम का एक आदमी स्नाइपर शॉट लेता है। साथ ही वो आर्मर्ड कार के टायर्स पर गोलियां चला देता है। तभी टीम के बाकी लोग भी एक गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर सिक्योरिटी वालों पर काबू पा लेते हैं। सब गार्ड्स को बांधने के बाद वो आर्मर्ड कार खोलते हैं और उसमें रखे इंक के कई कैंस चुरा लेते हैं। तभी एक और गार्ड उन कैंस के पीछे छुपा हुआ मिलता है। उसके हाथ में गन देखकर ली बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। फक सैंग उसे धक्का देकर साइड करता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक गोली लगने से वो पीछे जा गिरता है। गुस्से से पागल हो चुका फक सैंग उस गार्ड पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जबकि उसके आदमी उसे रोकने को चिल्लाते रहते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनता। जाने से पहले फक सैंग पूरी आर्मर्ड कार को ब्लास्ट कर देता है, गार्ड्स को अंदर ही छोड़कर। वापस वर्कशॉप में ली अपना गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। वो कहता है कि बिजनेस के लिए लोगों को मारना गलत है और जैसे ही वो परफेक्ट इंक शेड का फॉर्मूला बना देगा वो टीम छोड़ देगा। ये सुनते ही फक सैंग गुस्से में अपना ग्लास जमीन पर फेंक देता है, लेकिन ताना मारते हुए कहता है कि ली जो चाहे करे। इसके बाद फक सैंग दुनिया भर में घूमता है, बड़े बड़े क्राइम लॉर्ड्स को फेक करेंसी से भरे सूटकेस डिलीवर करता है। कुछ ही टाइम में टीम के पास असली पैसों के ढेर लग जाते हैं और सब लोग उस दौलत का मजा लेने लगते हैं। इसी बीच ली को एक कार मिल जाती है जिसका ग्रीन शेड बिल्कुल वही होता है जो उन्हें चाहिए था। वो सीधा उस कार फैक्ट्री तक पहुंचता है, वहां यूज होने वाले पेंट्स हासिल करता है और उन्हें मिक्स करके एक ऐसा परफेक्ट टोन बना लेता है जो उनके पेपर के साथ एग्जैक्ट मैच करता है। अब उन्हें पेंट चुराने की कोई जरूरत नहीं रहती। एक दिन वर्कशॉप में अचानक कुछ लोग आते हैं जो थाईलैंड के एक बड़े क्राइम बॉस जनरल की तरफ से भेजे गए होते हैं। फक सैंग जनरल के राइट हैंड मैन और उसके काउंटरफिट एक्सपर्ट
काओचिंग के साथ ड्रिंक पे बैठता है। काओचिंग डॉलर बिल की आर्ट क्वालिटी देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। उसी वक्त कॉरिडोर से गुजरते हुए ली का पैर फिसल जाता है और ग्रीन पेंट पूरी ग्लास डोर पर गिर जाता है। ली ऊपर देखता है और उसकी नजर सीधी काओचिंग से मिलती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। विजिटर्स जैसे ही वहां से निकलते हैं, फक सैंग गुस्से में ली पर चिल्लाता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि पेंट अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगले दिन फक सैंग ली को बताता है कि उसने उसके नाम पर एक रिजॉर्ट खरीद लिया है ताकि वो युआन के साथ शांति से रिटायर हो सके। उसके बाद दोनों एक सुनसान सी जगह पर बने कंपाउंड की तरफ निकलते हैं जहां उनकी मुलाकात जनरल से होती है। वहां पहुंचकर फक सैंग ली के हाथ में एक डेटोनेटर थमा देता है और कहता है कि जब तक सिग्नल न मिले उसे छुपा कर रखे। कंपाउंड के अंदर घूमते हुए ली कांप जाता है जब वो गार्ड्स को आम लोगों पर गोली चलाते हुए देखता है। जनरल डील को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो कभी फक सैंग के फादर का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन फक सैंग सच जानता होता है। वो सामने बोल देता है कि उसके फादर को मारने के लिए रशियंस को जनरल ने ही हायर किया था और वो यहाँ सिर्फ बदला लेने आया है। इतना कहकर फक सैंग अपनी जैकेट खोलता है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स लगे होते हैं। वो ली को देखता है और शांत आवाज में कहता है, डेटोनेटर गिरा दो। पहले तो ली डेटोनेटर गिराने से मना कर देता है, लेकिन जब गार्ड्स गन तानकर गोली मारने की धमकी देते हैं तो मजबूरी में उसे नीचे गिराना ही पड़ता है। तुरंत पास ही एक कार ब्लास्ट होती है। पूरा रूम तबाह हो जाता है, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। जनरल मौका देखकर भागने लगता है, तब फक सैंग उसकी टांग में गोली मार देता है। कुछ गार्ड्स तुरंत फक सैंग को घेर लेते हैं, लेकिन वो अकेला ही उनसे लड़ पड़ता है। उनकी गन्स छीनकर वहीं से फायरिंग करता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। बाहर से और गार्ड्स आ जाते हैं जो जनरल को खींच कर ले जाते हैं और साथ ही फक सैंग पर हैवी फायरिंग शुरू कर देते हैं। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती हैं। आखिर गार्ड्स एक ग्रेनेड रूम के अंदर फेंक देते हैं। ब्लास्ट से जस्ट पहले फक सैंग रोल करता हुआ बाहर निकल जाता है। उसके बाद भी वो कई गार्ड्स को मार गिराता है, लेकिन इसी फाइट में उसके शोल्डर में गोली लग जाती है। जब और ज्यादा लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, तब दूर से शुम कंपाउंड पर बॉम्बिंग शुरू कर देता है। एक के बाद एक बिल्डिंग उड़ जाती है और जनरल की पूरी आर्मी का ज्यादा हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है। धूल और आग के बीच फक सैंग और ज्यादा हैवी गन्स उठा लेता है। जख्मी होने के बाद भी वो रुकता नहीं, सर्वाइवर्स पर लगातार फायरिंग करता रहता है। लेकिन जब सोल्जर्स की गिनती फिर बढ़ने लगती है तो वो मजबूरन बोरियों के एक ढेर के पीछे कवर लेता है। उसी पल टीम के बाकी लोग जीप में कंपाउंड के अंदर घुस आते हैं और ग्रेनेड्स फेंकते हुए और भी ज्यादा तबाही मचा देते हैं। जंगल के अंदर शुम भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली उसके हाथ पर लगती है और उसका हाथ अलग हो जाता है। वहीं गिरा हुआ हाथ ग्रेनेड पर से ग्रिप छोड़ देता है और अगले ही सेकंड एक बड़ा ब्लास्ट होता है जो एक ही झटके में सारे गार्ड्स को उड़ा देता है। कंपाउंड के अंदर ली की नजर पाओ चिंग पर पड़ती है जो आग की लपटों में घिरी होती है। ली बिना सोचे समझे जलती हुई बिल्डिंग के अंदर दौड़ जाता है, अपनी जैकेट से आग बुझाता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ फक सैंग और बाकी टीम गार्ड्स पर फायरिंग जारी रखते हैं। तभी जनरल एक ट्रक में आकर वापस फायरिंग शुरू कर देता है। इसी बीच बॉबी फक सैंग को धक्का देकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। अब फक सैंग खुद रिस्क लेता है, एक डेंजरस जंप लगाता है और पहले ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है, फिर टायर्स पर फायर करता है। ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर पलट जाता है और इसी के साथ जनरल का भी अंत हो जाता है। फक सैंग जनरल की उंगली से उसकी रिंग उतार लेता है और ली को सिग्नल देता है कि वो काओ चिंग को साथ ले जा सकता है। निकलते वक्त एक आखिरी ब्लास्ट पूरे एरिया को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद टीम लगभग 1 साल तक गोल्डन ट्रायंगल में छुपी रहती है ताकि किसी की नजर उन तक न पहुंचे। काओ चिंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है ताकि वो अपनी चोटों से रिकवर कर सके। फक सैंग उसे युआन के नाम का फेक पासपोर्ट बनवा कर देता है। ली इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन फक सैंग उसकी बात को इग्नोर कर देता है। कुछ टाइम बाद एक आर्ट गैलरी में फक सैंग युआन की सारी पेंटिंग्स खरीद लेता है और ली से कहता है कि वो उन्हें रिजॉर्ट भेज देगा ताकि युआन इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ली कहता है कि युआन को गंदे पैसों से आई हुई चीजें शायद कभी पसंद नहीं आएंगी। जब ली गुस्से में फक सैंग को डांटना शुरू करता है, तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो युआन को उसके मैनेजर के साथ एंगेजमेंट के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं। ये खबर ली को अंदर तक हिला देती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हांगकांग पुलिस कैनेडियन फेडरल पुलिस के काउंटरफिट एक्सपर्ट विंग चिट को कॉल करती है। डिटेक्टिव हो काफी टाइम से उस गैंग के पीछे पड़ी होती है जो दुनिया भर में फेक डॉलर बिल्स सर्कुलेट कर रही होती है। अब विंग चिट उसकी मदद के लिए हांगकांग आता है। दोनों मिलकर यम की एंटीक शॉप पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हो और विंग चिट खुद को बायर्स दिखाकर ब्रोकर से बातचीत
करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक बोट पार्टी का इनविटेशन मिल जाता है जहां खुद पेंटर आने वाला होता है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि पेंटर खुद नहीं आता बल्कि उसकी जगह शुम और बॉबी होते हैं। विंगचिट जानबूझकर गुस्से का नाटक करता है। ब्रदर्स उसकी टेस्टिंग के लिए गन्स निकाल लेते हैं। जब वो हो पर ताना मारते हैं तो विंगचिट तुरंत उसके सपोर्ट में आ जाता है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हो के साथ पानी में जंप लगा देता है। ये देखकर ब्रदर्स मान जाते हैं कि विंगचिट ट्रस्टवर्दी है। तब हो एक दूसरी बोट से सामने आती है और एक बैग फेंककर उसमें फोन दे देती है और कहती है कॉल का वेट करें। उसी वक्त एक याट पर फक्संग ली से झगड़ा कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ली उसकी मर्जी के बिना काओ चिंग के साथ जाने वाला है। गुस्से में फक्संग ली को पकड़ लेता है जैसे अटैक करने ही वाला हो। तभी टीम बीच में आकर बताती है कि नए क्लाइंट्स रेडी हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये क्लाइंट्स यम के एक पुराने एंटीक क्लाइंट के रेफरेंस से आए हैं। ये सुनते ही फक्संग को याद आ जाता है कि विंगचिट को उसने शॉप के बाहर देखा था। सब लोग भागते हुए वर्कशॉप पहुंचते हैं जहां यम को समझ आ जाता है कि उसे फंसा दिया गया है। यम रहम की भीख मांगता है लेकिन फक्संग बिना सोचे समझे उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ली बिल्कुल पैनिक हो जाता है और फुक्सैंग उस पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ली गन पकड़ लेता है। गोली मिस हो जाती है। गुस्से में फुक्सैंग उसे पंच मार देता है। इसके बाद पूरी टीम वर्कशॉप को आग लगा देती है ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। कुछ देर बाद शहर में हो विंगचिट के वॉच और फोन में सीक्रेटली ट्रैकर्स लगा देती है, बिना ये जाने कि गैंग को ऑलरेडी पता है कि वो दोनों कॉप्स हैं। पेंटर से मिलने के बाद जब विंगचिट वहां से निकलता है, हो अपना लाइटर देखती है और उसमें एक नोट मिलता है जिसमें कोई उसे डेट पर इनवाइट कर रहा होता है। होटल के अंदर विंगचिट गैंग से मिलता है। यहाँ फुक्सैंग फॉर्स्ड बिल्स के बजाय प्रिंटिंग प्लेट बेचने की ऑफर करता है। कहता है कि वो अब इस बिजनेस से रिटायर होना चाहता है। विंगचिट सीधा मना कर देता है। ये सुनकर फुक्सैंग गुस्से में ली को ऑर्डर देता है कि विंगचिट को मार दे। ली हाथ कांपने लगता है और हेजिटेट करता है। इसी का फायदा उठाकर विंगचिट उस पर झपटता है, गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही फुक्सैंग गोली चला देता है और विंगचिट वहीं गिर जाता है। फुक्सैंग और ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसके लिए ली अभी भी एक कावड़ ही होता है। गुस्से में वो ली को घसीटकर बेडरूम में ले जाता है। वहां ली देखता है कि युआन और उसका फियांसे बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। फुक्सैंग ली को कहता है कि अपने हाथों से मैनेजर को मार दे, लेकिन ली गन घुमाकर फुक्सैंग पर तान देता है। फुक्सैंग को पहले से पता होता है कि ली ये कभी नहीं करेगा। वो ठंडे दिमाग से मैनेजर को खुद गोली मार देता है। ये देखते ही ली टूट जाता है और बिना कुछ सोचे समझे युआन को बचाने के लिए भाग पड़ता है। अचानक पूरी टीम फायरिंग शुरू कर देती है और ली और युआन कवर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी पीछे से काओ चिंग आ जाती है और हो पर चाकू से वार करती है। दर्द में हो का ट्रिगर दब जाता है और ऊपर लटकता चैंडिलियर टेबल पर गिरकर टूट जाता है। इसी हल्ला गुल्ला में काओ चिंग हो की गन उठाकर शुम और बॉबी को मार गिराती है, लेकिन फुक्सैंग वक्त पर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जब फुक्सैंग ली को उसकी आजादी के बदले ऑफर करता है, तब ली के अंदर पहली बार हिम्मत जागती है। वो सीधा फुक्सैंग के सीने पर कई गोलियां दाग देता है। ली युआन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन काओ चिंग उसे समझाती है कि दोनों की जान खतरे में है। आखिरकार दोनों वहां से निकलकर एक रिजॉर्ट में छुप जाते हैं। रिजॉर्ट में छुपे रहकर वो न्यूज फॉलो करते हैं। पता चलता है कि पुलिस को फुक्सैंग की बॉडी नहीं मिली और साथ ही यम की पूरी फैमिली मार दी गई है। कुछ दिन बाद ली काओ चिंग को बताता है कि वो जा रहा है क्योंकि युआन अपने फियांसे के लिए मेमोरियल रखने वाली है और ली को डर है कि फुक्सैंग वहां अटैक कर सकता है। शहर में ली एक कैफे में फॉर्स्ड मनी से पेमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत कॉप्स उसे घेर लेते हैं और बुरी तरह पीट देते हैं। जब उसे पुलिस वैन में घसीटा जा रहा होता है, तभी उसकी नजर दूर फुक्सैंग पर पड़ती है, जो युआन के शो का फ्लायर हाथ में लहराता हुआ खड़ा होता है। प्रेजेंट टाइम में ली अपनी पूरी कहानी खत्म करता है और पुलिस के साथ मिलकर काओ चिंग और फुक्सैंग के स्केचेस बनवाता है। हो उसे बेल दे देती है, लेकिन शर्त ये होती है कि ली शहर छोड़कर नहीं जा सकता और रोज पुलिस को रिपोर्ट करेगा। उसी रात होटल में ली युआन से माफी मांगता है और दोनों थोड़ी देर के लिए करीब आ जाते हैं। इसी बीच हो शॉक में आ जाती है जब वो देखती है कि फुक्सैंग पुलिस यूनिफॉर्म में स्टेशन के अंदर एंटर कर रहा है। वो तुरंत अपनी टीम को उसे पकड़ने भेज देती है, लेकिन फुक्सैंग खुद भी हैरान होता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है। फिर हो उस आदमी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करवाती है और कंफर्म होता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है। तब हो को समझ आता है कि जब ली को प्रिजन से बाहर निकाला गया था, तब ली ने उस आदमी को देख लिया था और बाद में उसी डिस्क्रिप्शन का यूज करके पूरी कहानी झूठ बना दी थी। असल में फुक्सैंग नाम का कोई बंदा था ही नहीं। ली ही शुरू से पेंटर था। जो लड़की उसे बचाने आई थी वो असली युआन नहीं थी, बल्कि काओ चिंग थी। जब ली उसे हॉस्पिटल ले गया था अपनी बर्न्स का ट्रीटमेंट करवाने, तब उसने डॉक्टर्स से कहा था कि उसका चेहरा बिल्कुल उसकी एक्स जैसा बना दिया जाए। ली का लेटर भी उसी के लिए था
जिसमें उसके ओरिजिनल फेस का पोर्ट्रेट बना हुआ था। काओ चिंग ही वो थी जिसने असली युवान और उसके फियोंसे को किडनैप किया था। उसका मानना था कि अगर उसे युवान की जगह लेना है तो असली युवान को मारना पड़ेगा। शूट आउट के बाद ली जिंदा बच गया क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था और उसने हो को चाकू मार दिया। जब ली अरेस्ट हुआ था तब सड़क पर जो उसने देखा था वो फुक्सेंग नहीं बल्कि काओ चिंग ही थी। आखिर में ली और काओ चिंग बोट के जरिए कंट्री से भागने लगते हैं, लेकिन काओ चिंग थक चुकी होती है युवान की जगह बनकर जीते जीते, क्योंकि ली कभी उसकी असली शक्ल से प्यार नहीं करेगा। वो खुद पुलिस को कॉल कर देती है और बोट चारों तरफ से घेर ली जाती है। बोट में पहले से बॉम्ब लगा होता है और काओ चिंग उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसमें दोनों कॉप्स के सामने ही मर जाते हैं। कुछ टाइम बाद हो को असली युवान मिलती है और वो उसे बताती है कि उसके फियोंसे का किलर मर चुका है। साथ ही ली की फोटो दिखाती है। युवान बताती है कि ली उसका क्रीपी नेबर था जो उससे ऑब्सेसिवली प्यार करता था और उनका रिश्ता भी झूठ पर बेस्ड था। ली फोर्जिंग बिजनेस में सिर्फ इसलिए घुसा था ताकि वो युवान को इम्प्रेस कर सके। अगर ऐसी ट्विस्ट वाली मूवीज देखना पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।